हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है, इसलिए मैं आप लोगों को 16 फरवरी के लिए हिंदी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, ये आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो हिंदी में 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी के हर एक टॉपिक को देखने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये मैं 100% गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद 70 में 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप लोगों को जब हिंदी का पेपर आएगा 70 नंबर का, वो आप पूरा करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के प्रश्न आते हैं, जैसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में गद्यांश है, पद्यांश है, निबंध है, इन सबको सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश, जो आपका 6 नंबर बिल्कुल फिक्स करा देगा। ठीक है, एक ही नहीं कई सारे गद्यांश देखेंगे, ताकि आप लोगों के पूरे बुक के सारे गद्यांश खत्म हो जाएं। तो चलो हम लोग देखते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। बच्चों, आप लोगों का ये वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना और आप लोग पूरा याद कर लेना। ठीक है, लिखा हुआ है, आज जो है विज्ञान जो है मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। ठीक है, जो विज्ञान है वो मनुष्य को अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में ही रहेगा। चाहो तो आप इस शक्ति का उपयोग करके आप उत्कर्ष मतलब उन्नति कर सकते हो, और चाहो तो आप लोग लड़ाई करके और एक दूसरे को गिरा सकते हो। ठीक है, ये शक्ति जैसे मोबाइल जो है वो हानिकारक भी है, लाभदायक भी है, ऐसा ये विज्ञान की शक्ति जो है वो लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। ठीक है, गिराने में रहेगा, इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। इतना हमारा है अंडरलाइन वाला पोर्शन, रेखांकित अंश। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में करना ही पड़ता है, जो कि 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स का रेखांकित अंश की व्याख्या रहता है। ध्यान से समझना, रेखांकित अंश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना, गलत मत करना, बिल्कुल सही करना। अगर आपको नहीं आता, अभी इसी वीडियो में पता चल जाएगा, आता हो या ना आता हो आप करके आओगे। ठीक है, और भोग भावना को दबाए रखने, नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वही इस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उपयोग को नियंत्रित भी। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इससे रिलेटेड 3 आप लोगों के आएंगे गद्यांश से क्वेश्चंस। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत। रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है वो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब अगर आपने इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर लिख दिया तो 6 मार्क्स आपका फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। और आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में ये गद्यांश देखने को मिल सकता है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ में क्या है लिखना, संदर्भ आप लोग हेडिंग डाल देना। और प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसमें देखो संस्कृति की बात ज्यादा की गई है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यह है जो भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और यह हमारा हो गया संदर्भ। संदर्भ में मेन पॉइंट आपका क्या है, इसमें जो आप लोगों का पाठ का नाम है और ये जैसे आपका लेखक का नाम है, पाठ का नाम है, इसको ब्लैक से लिखना, हाईलाइट रहे, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसे लगे किसी टॉपर की कॉपी है और आपको 2 नंबर तुरंत संदर्भ का मिल जाए। ठीक है, ये हमारा है सबसे पहला पॉइंट, संदर्भ लिखना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही संदर्भ लिखना है। तो अब हम लोग देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। मैंने क्या बताया कि रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले आप रेखांकित अंश को 2 से 3 बार पढ़ लो, ताकि आप लोगों का उसका अर्थ पता चल जाए। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं, तो इसको ध्यान से पढ़ लो। आज जो है विज्ञान के मनुष्य हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। ठीक है, इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों का भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या।
तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है, कुछ भी नहीं है। आप लोग उसी जो आप लोगों का अंडरलाइन वाला होता है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर लिख दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। जैसे यहां से यहां तक है 1 2 3 4 5 6 लाइन में है, इसको 10 लाइन में अच्छे से बढ़ा चढ़ाकर लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश है, इसमें लेखक जो लेखक है कह रहा है कि वर्तमान युग जो हमारा वर्तमान युग है, ठीक है, वर्तमान युग जो है विज्ञान की उन्नति का युग है। ठीक है, इसमें जो है विज्ञान की उन्नति कर रहा है, नई नई क्रांति ला रहा है विज्ञान। ठीक है, तो उन्नति का युग है। विज्ञान जो है उन्नति से मनुष्य की असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है। ठीक है, जो आप लोगों का, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। किंतु जो हमें ये विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है, और अगर आप सही उपयोग नहीं करोगे तो ऐसी शक्ति का क्या फायदा। ठीक है, इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में ही हो रहा है। एक व्यक्ति या समूह को उठाने में या फिर दूसरे व्यक्ति या समूह को गिराने में, ठीक है, यही इस शक्ति का उपयोग हो रहा है। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग भावना को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, मतलब जो अहिंसात्मक त्याग भावना को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसी अपने अंदर भावना उत्पन्न होनी चाहिए। जो विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, विज्ञान की शक्ति का जो दुरुपयोग हो रहा है वो, ठीक है, उसको रोकना चाहिए। अगला आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेगा बच्चों 2 मार्क्स का, कि विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है। विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है, तो लिख देना कि विज्ञान के संबंध में लेखक का विचार है कि उसने मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दी है। मतलब जो विज्ञान है, विज्ञान, ठीक है, उसने का मतलब है इसमें विज्ञान का ही बात किया गया ना, तो विज्ञान जो है मनुष्यों को हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दी है। इस शक्ति का उपयोग व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए किया जाना चाहिए, यही बता रहा है जो लेखक है, वही बता रहा है। ठीक है, दूसरे को गिराने में नहीं करना चाहिए इस शक्ति का उपयोग। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। फटाफट से तैयार कर लो अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट गद्यांश है बच्चों, जल्दी से तैयार कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लो। लिखा हुआ है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग होता है, कुसंग का ज्वर जो होता है वो सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता, ये जो है ये नीति, केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बल्कि जो बुद्धि होता है ना, बुद्धि का भी क्षय करता है। जो कुसंग का ज्वर होता है, जो गलत संगति होता है। ठीक है, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, कोई युवा पुरुष है, अगर उसकी संगत बुरी होगी, मान लो उसकी संगत जो है वो बुरी है, तो किसी युवा पुरुष की संगत अगर बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो वो जो होगा वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, ना उसको आगे जाने देगा और पीछे तो जाओगे ही। ठीक है, जब दुनिया आगे चलेगी आप चक्की की तरह वहीं खड़े रहोगे तो आप पीछे ऑटोमेटिक चले जाओगे, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रता चैप्टर से, क्योंकि ये आप लोगों का मित्रता चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, हिंदी में भी 90% 95% लाना है तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेगा। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो प्रस्तुत गद्यांश है उसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो आप लोगों का रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है अच्छे से, और अच्छी संगति से होने वाले लाभ को उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, जो अच्छी संगति होता है, अच्छी संगति से होने वाले लाभ को आपको उदाहरण के साथ समझाना है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। तो ये आप लोगों का 3 क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या है कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ में बस इतना ही लिखना है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, और उसको आपको ब्लैक से लिखना है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, और आप लोगों को यही लिखना है संदर्भ में कि प्रस्तुत जो हमारा गद्यावतरण का मतलब जो ऊपर आपका गद्य दिया है वह गद्यांश दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस चैप्टर का नाम क्या है, मित्रता, और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर तैयार कर लेना अगर हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, जितनी चीजें
चीजें मैं आपको बता रहा हूं आज, वो जरूर तैयार करना, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए है। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढकर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अब आपको अगला करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी देख लो, यहां लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है, देखो शुक्ल जी कहते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो क्या कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक है। जो बुरी संगति है, जो बुरी संगति वाली लोग हैं, वो घातक बुखार के समान हानिकारक है। जैसे एक घातक बुखार होता है ना, वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, मनुष्य के स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। ठीक है, कभी कभी जिंदगी भी ले लेता है, तो फिर उसी के समान बुरी संगति है। ठीक है, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो, जिस प्रकार कोई व्यक्ति है वो भयानक ज्वर से ग्रसित हो, तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वो जो ज्वर होता है वो उसके शरीर और स्वास्थ्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। उसी प्रकार जो बुरी संगति है, बुरी संगति वो हमारी नैतिकता, सदाचारा, मन, बुद्धि सबको नष्ट कर देता है। और आप जो है अगर सही रास्ते पर भी जा रहे होंगे तो आप बुरे रास्ते पर चले जाओगे। ये होती है बुरी संगति का असर। और फिर आप लोग देखो, एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। जो अच्छी संगति से होने वाले लाभ को बताना है, तो अच्छी संगति जो है सहारा देने वाले बाहु के समान है। मान लो अगर आप कहीं भी डगमगा रहे हो ना, तो अच्छी संगति आपको सहारा देगी, सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, भुजा के समान होती है। और जो व्यक्ति की जीवन रक्षक है, जो व्यक्ति का जीवन रक्षक है, मतलब जीवन उनका जो है उनकी रक्षा करता है और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। और जो अच्छी संगति होती है वो उसे उन्नति की ओर ले जाती है, आपके मन में आपके अच्छे अच्छे विचारों को बताती है। आप अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है बच्चों। 2 गद्यांश मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया। अब आप ये दोनों गद्यांश जरूर 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 तैयार कर लेना। फिर मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश बता देता हूं, ताकि आप लोग पद्यांश को भी करके आओ, छोड़कर नहीं आना एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पद्यांश है। मैंने बहुत ज्यादा देखा और फिर मुझे ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पद्यांश मिला। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, देखो इसमें क्या क्वेश्चन है कि सुनि सुंदर बैन सुधारक स्थाने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछी कर नैन दै सेन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काएं चली, और तुलसी तेह अवसर सोहे सबहे अवलोकत लोचन लाव अली, अनुराग तराग में भानुदय बिगसी मनुमंजुल गंज गली। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है। देखो पद्यांश भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 ही मार्क्स का आएगा, मतलब अगर आपने गद्यांश तैयार किया तो पद्यांश भी तैयार कर लो, जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो पद्यांश भी आपका 6 मार्क्स का, देखो कोई किसी से कम नहीं है। अगर गद्यांश आएगा 6 मार्क्स का तो पद्यांश भी 6 ही मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। देखो इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश का आप लोगों को क्या लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। संदर्भ सहित आप लोगों को व्याख्या करना है जो आप लोगों को गद्यांश। फिर आप लोगों से पूछ रहा है कि सीता जी क्या समझ गई। ठीक है, सीता जी क्या समझ गई दूसरे क्वेश्चन में, मतलब 2-2 मार्क्स का रहेगा। और अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, जो अनुराग तड़ाग है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। देखो इसमें लिखा हुआ है तुलसी, तो यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी इसके कवि हैं, रचयिता हैं। और ये जो हमारा है धनुष भंग वन पथ पर पाठ से लिया गया। किस पाठ से, धनुष भंग वन पथ पर। ठीक है, और वन पथ पर एक अलग शीर्षक है, धनुष भंग एक अलग शीर्षक है। ठीक है, तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, जो हमारा प्रस्तुत पद्यांश है ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। यह शीर्षक कविता से अवतरित है। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है बच्चों, और ये पद्यांश आप लोग जरूर कंप्लीट करके जाना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आप लोगों का गोस्वामी तुलसीदास इसके कवि हैं, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से लिखा है। वन पथ पर जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है शीर्षक, यानी कि हमारा जो पाठ का नाम है, तो उसको भी मैंने ब्लैक से अच्छे से लिख दिया है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ और अच्छे से लिखो। जैसा मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना, बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और ऐसे आप लोग लिख देना, बस आपका काम खत्म। प्रसंग देखो, इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं।
इसमें कहने का क्या मतलब है, जो ग्राम की वधुएं हैं, ग्राम की औरतें हैं जो गांव की, वो राम के विषय में जब सीता जी से पूछती हैं तो वो अपनी मुस्कुराहट और अपने संकेत भरी दृष्टि से ही बता देती हैं कि आखिर ये जो है ये कौन है, राम जी को। ठीक है, तो ये प्रसंग हो गया। व्याख्या समझ लो बच्चों। व्याख्या करने से पहले आप 2-3 बार पढ़ लेना जो आपका पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसी मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गई। जो चतुर सीता जी हैं उनके मनोभाव को समझ गई और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मतलब सीता जी को मुख से बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी और उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया। राम के विषय में सब कुछ समझा दिया। और भी और है कि ये मेरे पति हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करती हैं। मतलब साक्षात श्री राम का दर्शन किए तो फिर नेत्रों को लाभ ही प्रदान करेंगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम की वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हूं। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है बच्चों, जो कि आप लोगों को तैयार करना है। अगर आपने तैयार कर लिया तो गद्यांश पद्यांश आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग एक और पद्यांश देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश देखो जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ जो चाहत चटक ना घटे, मैलो हुई न मित और रज राजसु ना हुई तो और नेक निगोचित। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। अब इसमें भी आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है तो। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है प्रस्तुत दोहे का संदर्भ और व्याख्या लिखना है। जो आप लोगों का प्रस्तुत दोहा दिया हुआ है इसका आप लोगों को संदर्भ भी लिखना है और व्याख्या भी लिखना है। ठीक है, किन विपत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है और नेह चिकने में कौन सा अलंकार है, नेह चिकने में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये आप लोग देखो, इसमें आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊंगा संदर्भ। तो संदर्भ देखो, प्रस्तुत दोहा जो है बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित नीति शीर्षक से लिया गया है। जो नीति शीर्षक है उससे लिया गया है। ठीक है, जो हमारा भक्ति नीति एक पाठ है लेकिन एक नीति अलग शीर्षक है और हमारा भक्ति जो है वो अलग शीर्षक है, भक्ति नीति। ठीक है, तो नीति शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग देखो, इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव का ना आने का परामर्श किया है। अगर आपको मित्रता बनाई रखनी है तो धन और वैभव, लालच, इन सबको मित्रता के बीच में मत आने देना, वरना फिर जो आपका मित्रता है वो मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखो व्याख्या अच्छे से। कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक जो है वो अर्थात चमक समाप्त ना हो, चटक या चमक जो है वो बनी रहे तथा मित्रता अस्थायी बनी रहे और उसमें दोष उत्पन्न ना हो, तो धन और वैभव सा इससे संबंध ना होने दे। तो जो धन है और वैभव है उसका इससे संबंध ना होने दे। धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है और मित्र के स्नेह से चिकना और धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। अतः स्नेह में धन का स्पर्श ना होने दे। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है, उसकी चमक जो है वो घट जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त और धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है, मित्रता में कमी आ जाती है, मित्रता में कमी आ जाती है। अब आपसे पूछ रहा है किन विपत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है। जो किन विपत्तियों के कारण जो है वो मनुष्य का मन मलिन हो जाता है बच्चों, दूसरे नंबर में पूछ रहा है। यानी कि अब आपको ये बताना है कि अब देखो मैं आपको बता देता हूं, देखो अब आप लोग समझ लेना, बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप समझना कि अगर जो मनुष्य है, मनुष्य के मन में क्रोध, देखो मलिन होने का मतलब क्या है, गंदा होना। तो अगर मनुष्य के मन में क्रोध, ठीक है, ईर्ष्या, गर्व, ये सब गलत जो चीज है, गलत सोच है अगर मनुष्य के मन में है
तो इसके कारण जो मनुष्य का मन है वो मलिन हो जाता है। अगर आपके अंदर घमंड है, लालच है, ईर्ष्या है, गर्व है, क्रोध है, तो इन सब के कारण जो मनुष्य का मन है वो मलिन हो जाता है। ठीक है, ने चिकने में कौन सा अलंकार है? ने चिकने में कौन सा अलंकार है बच्चों? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ने चिकने में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों नेह चिकने का मतलब है प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया। किसका? प्रेम रूपी तेल। इसमें किसका वर्णन किया गया? प्रेम रूपी तेल। तो अगर ये एक दूसरे की क्या की गई है? तुलना की गई है, तो इसलिए हमारा कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने दो बच्चों पद्यांश बता दिया, अब एक मैं आप लोगों को बताता हूं, वो आप लोग तैयार कर लेना। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो ये आप लोग पद्यांश जरूर तैयार करना। बढ़त बढ़त, ध्यान से समझना, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, संपत्ति सलिलु। ठीक है, और मन सरोज बढ़ जाए, देख लो बच्चों, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना। मन सरोज बढ़ी जाए, ये आप लोग जाओ फटाक से तैयार करो। ये तो मैं आपको बता दिया, दो बता दिया, अब एक दो में आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। घटट घटट, ठीक है, घटट घटट, सूना फिर घटे, सूना फिर घटे, और वरु समूल कहिलाए, वरु समूल कुम्हिलाए। ठीक है, ये आप लोग भाई तैयार कर लो इसको फटाक से। ये हमने आपको बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि तैयार कर लेना। ठीक है, तो दो मैंने आपको तीन पद्यांश बता दिया, एक आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चों जो आप लोगों का संस्कृत है उसका गद्यांश पद्यांश। जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों का हिंदी का गद्यांश पद्यांश है, उतना ही इंपॉर्टेंट संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है, क्योंकि संस्कृत का गद्यांश और प्लस पद्यांश यानी कि 10 मार्क्स हो जाएगा बच्चों। 10 मार्क्स का अब आप लोगों का गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में संस्कृत का। आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। और जो मैं आप लोगों को गद्यांश सबसे पहले बताऊंगा, जो बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। लिखा हुआ है आम स्वाभिकृतः समय इत कथिते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणः नागरिकम अभवत प्रथम भवान एंड एवं पूछन्ति नागरिस्थम ता ग्रामीणः अकथत त्वमेव प्रथम पूछति इति इदम श्रुतः सह ग्रामीणः अभवत एंड अवदत एंड युक्तम अमेव प्रथमा पूछति। तो वो पूछता है आप दो दूरगामी सह साक्षरो ना पंडितः अमुक स्फुटतः चा यु जानति पंडितः। ये मैंने पढ़ा भी रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, एक दो बार पढ़ा भी रखा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो फिर मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, तो अब आप लोग संदर्भ समझो। संदर्भ, ठीक है, संदर्भ में क्या लिखोगे? इसमें कोई कवि या लेखक नहीं होते। सबसे पहला पॉइंट ये है, कोई कवि और लेखक इसमें नहीं होते हैं। इसमें केवल पाठ का नाम पता हो, बस आपका पूरा संदर्भ खत्म हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीणा, ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर तैयार कर लेना अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है हिंदी में। प्रसंग है, इस गद्यांश में ग्रामीण और नागरिक के परस्पर पहेली पूछने का वर्णन किया गया है। इसमें पहेली पूछा जा रहा है, ठीक है, एक गांव का आदमी और एक शहरी आदमी के बीच में। ठीक है, क्योंकि जो शहरी आदमी है वो इसका मजाक उड़ा रहा था, तो फिर इससे जो है ग्रामीण का व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछेंगे, ऐसे पहेलियां पूछेंगे। ठीक है, व्याख्या समझ लो। हाँ, मुझे शर्त स्वीकार है, मतलब मुझे शर्त स्वीकार है उस ग्रामीण के ऐसा कहने पर उस ग्रामीण के नागरिक से कहा। आप पहले आप ही पूछो, पहले आप ही पूछो। उस नगरवासी ने ग्रामीण वासी से कहा तुम ही पहले पूछो, मतलब पहले आप पूछो, तो वो कहता नहीं पहले तुम पूछो। तो यह सुनकर वह ग्रामीण वासी बोला ठीक है, चलो मैं ही पूछ लेता हूं, मैं ही पहले पूछता हूं। बिना पैर का है, ध्यान से समझना, पहले बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। पैर नहीं है उसके पास लेकिन वो दूर तक जाता है। ठीक है, साक्षर अक्षरों से युक्त है, वो अक्षरों से युक्त है, पढ़ा लिखा है, लेकिन पंडित नहीं है, वो पंडित नहीं है। बिना मुख का है, उसके पास कोई भी मुख नहीं है, लेकिन परंतु साफ साफ बोलने वाला है। ठीक है, और उसे जानता है वह बुद्धिमान है, वो विद्वान है, और जो इसका आंसर बताएगा वो विद्वान है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है। और अगर नहीं पता है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर पता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताओ वो क्या है। ठीक है, अगर जो बताएगा वो विद्वान है। तो ये हमारा हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों गद्यांश संस्कृत का। दूसरा अब हम लोग देखेंगे बच्चों, दूसरा जो हमारा है वो गद्यांश देखेंगे। दूसरा देखो, दूसरा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश कौन सा है? लिखा हुआ है
एम नगरी विविध धर्मनाम संगम स्थली महात्मा गांधी बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्य चाह बहवा महात्मा अत्रगत्य स्वाभिमानम विचारम न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपि तो कलाक्षम अपि इयम नगरी विविधाम कलायाम शिक्लम एंड कृते लोके विद्वम आत्रगतम, ठीक है, एंड कैसे देशे देशे सर्वोत्तम एंड आत्रगतम, ठीक है, एंड प्राथितः एयम निजः प्राचीनम परंपरा इदानी परिलष्यति, ठीक है। ये बच्चों है संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश, ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। अब देखो आप लोगों को ऐसे आएगा संस्कृत का इंपॉर्टेंट गद्यांश जो आप लोगों को वहां आंसर लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ, जो आप लोगों का संदर्भ है। तो इसमें पूछ रहा है संदर्भ आप लोग कैसे लिखोगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो संदर्भ में सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालना और लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ये वाराणसी पाठ का एक मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकता है, ठीक है। आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है तो, ठीक है। तो ये हमारा है गद्यांश का संदर्भ, संस्कृत का गद्यांश। देखो 5 मार्क्स का आता है बच्चों। अब 5 मार्क्स फिक्स करने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जो कि कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो 1-2 दिन में सारा हिंदी पढ़ सकते हो। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ भी लिया होगा, अब जो बचा है उसको आप पढ़ो। आप लोग 90% 95% ला सकते हो हिंदी में। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सरल सब्जेक्ट है, और अगर देखो तो वो हार्ड है, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सरल है और इसमें बहुत सारी चीजें फिक्स हैं कि यही आएंगे, ठीक है, और सारी चीजें में नहीं फिक्स है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर हिंदी में आप लोग नहीं ला पाओगे अच्छे मार्क्स तो और सब्जेक्ट में मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। अनुवाद देखो, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। ये जो नगरी है ये विभिन्न धर्मों के मिलन का स्थान है और महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरदास गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहां आकर अपने विचारों को प्रसार किया है, अपने विचारों को बताया है, अपने विचारों का प्रसार किया है, चारों तरफ फैलाया है। केवल दर्शन और साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। ये केवल धर्मों के लिए ही नहीं, ये कलाओं और विविध शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है, ठीक है। अभी और है इसका हमारा व्याख्या देखो, यहां की रेशमी साड़ियां, जो साड़ियां हैं और देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। जो वाराणसी में रेशमी साड़ियां हैं वो देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। और यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। ये अपनी जो प्राचीन परंपरा है उसका इस समय भी पालन कर रही है, ठीक है। ये हमारा है दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश जो कि संस्कृत का गद्यांश है बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे पद्यांश। देखो पद्यांश आप लोग देखो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें लिखा हुआ है कि ध्यान से समझना, किसवद गुरुत्रम भूमे किसवत्रम साखात एंड किसवद शीघ्रताम वो बतात किसवद बहुत्रम तरात, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश संस्कृत का। फिर उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, माता गुरुत्रा भूमे खात जो है वो पिशुत्रम अवस्त्रम मन जो है शीघ्रम वताम एंड चिंता बहुत्रात, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा ये। तो संदर्भ देखो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया। किससे लिया गया है? जीवन सूत्राणी पाठ से, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पद्यांश जो आपका है। और अभी हमारा अगला भी पद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से समझना, छोड़कर मत आना। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको देखो, याद करो। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, थोड़ा सा मेहनत करो, दिन रात पढ़ाई करो, ठीक है। प्रसंग देखो, इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता के इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। कि माता पिता के जो महत्व हैं उनका दर्शाया गया है किसके? इस श्लोक के द्वारा। और यक्ष जो है युधिष्ठिर से क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? व्याख्या देखो, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि भूमि से महान क्या है? जो भूमि है, भूमि से महान क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? या आकाश से ऊंचा कौन है? वायु से शीघ्रगामी क्या है? वायु से भी तेज चलने वाली चीज क्या है? और तिनके से भी अधिक दुर्बल यानी कि क्षीण बढ़ने वाली क्या है? अब युधिष्ठिर उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है। जो पृथ्वी है उससे भी अधिक भारी कौन है? माता है। और आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। जो आकाश है, आकाश से भी अधिक ऊंचा पिता है।
और वायु से भी अधिक शीघ्रगामी मन है। देखो वायु से भी तेज आपका मन चलता है, ठीक है, आपका मन तुरंत हर जगह पहुंच जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे तेज चलता है। और तृण से अधिक दुर्बल बनने वाली चिंता है। और जो आप लोगों का तृण मतलब होता है जैसे तिनका, तिनका से भी अधिक दुर्बल जो है वो चिंता है, क्योंकि चिंता जो है वो बहुत ही खराब चीज है। तो ये हो गया बच्चों, युधिष्ठिर ने उनका उत्तर दिया और बिल्कुल सही सही आंसर दिया। तो फिर हमारा ये हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश, ये आप लोग तैयार करना। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश देखो बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ा रखा है, अब फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश जो है या प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। जो भारतीय संस्कृति पाठ है उससे लिया गया है, ठीक है। हमारा ये जो श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। तो ये हमारा एक श्लोक है जो कि हमारा भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। प्रसंग देखो, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। जो भारतीय लोग हैं उनकी मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद देखो, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, और कोई भी दुखी का भागी ना हो अर्थात कोई भी दुखी का भागी ना हो, ठीक है। बस ये हो गया हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा आप लोगों का हिंदी संस्कृत का पद्यांश, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दो मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक बता देता हूं बच्चों, 2 नंबर का श्लोक भी आएगा तो बताना जरूरी है। देखो 2 श्लोक जो मैं आपको बताता हूं तैयार कर लो जल्दी से। लिखा हुआ मरणम मंगलम यत्र विभूषणम भूषणम, ठीक है, कपेशीन यत्र सह काशी केन मिहते, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से तैयार कर लो। दूसरा तो यही तैयार कर लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। इसको ही तैयार कर लो तो फिर आपका 2 श्लोक तैयार हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोगों का सारी चीजें तैयार हो गई, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए जीवन परिचय का वीडियो ऑलरेडी बहुत सारा बन गया है और आप लोगों के लिए अभी जल्दी बन भी जाएगा और सारी वीडियोस। तो ये मैं आप लोगों को जीवन परिचय जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं शॉर्टकट में कि आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग इसको तैयार कर लेना। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा जयशंकर प्रसाद। ये आप लोगों का लेखक में है, मैंने बता रखा है कई बार। अब अगर आप लोग ना तैयार करो तो आपकी गलती है, ठीक है, आप लोग तैयार कर लो। कवि में है सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत। देखो बहुत जल्दी बता रहा हूं कि 2 मिनट में आप तैयार, आप लोग इसको देख लो, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है और आप लोगों को अच्छे से। निबंध देखो, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, भाई 9 मार्क्स फिक्स करना है तो मेहनत तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। अगर आपने पहले से ही किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो थोड़ा सा कर लो। विज्ञान वरदान है अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार एक समस्या। ये 5 निबंध तो भाई तैयार ही करना पड़ेगा, कॉमन है। अगर आपने और भी तैयार कर रखा है तो आप जीनियस हो, टॉपर हो, ठीक है। तो ये है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी का वीडियो। इस वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं, ठीक है, और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो अलग से दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो सारे बच्चे लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इसमें मैंने हिंदी के वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये आप लोग 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में छाप कराना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक जरूर करना, ठीक है। चैनल पर नया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो लाएंगे। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।